हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर थोड़ा नज़र डालते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ एग्जामिनेशन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का कि वैश्विक स्तर का राजनीति या ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल जो डिप्लोमेसी है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, किस तरफ जा रहा है। हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय इशू अल्टरनेट व्यूज़ वाला हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। हमने देखा था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो दो बड़े कंट्री हैं, यूनाइटेड किंगडम जिसको यूके कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं, वहाँ चुनाव हुआ। वहाँ लेबर पार्टी ने अपना सरकार बनाया। केयर स्टारमर वहाँ के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री बने। फ्रेंच इलेक्शन में भी आपने देखा कि किस तरह से स्पेकुलेशन था कि राइट विंग पार्टी वहाँ जीतेगी, लेकिन वहाँ पे हंग पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उसका रिजल्ट रहा, किसी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली। यूरोपियन यूनियन का इलेक्शन जो रहा उसमें राइट विंग की तरफ शिफ्ट दिखा। इसी दौरान इसी महीने में जुलाई में वाशिंगटन डीसी में नाटो का मीटिंग रहा। नाटो के मीटिंग में यूक्रेन को सपोर्ट देने की बात कही गई, उसे यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाने का, नाटो का मेंबर बनाने का, यूरोपियन यूनियन का तो है ही, नाटो का मेंबर बनाने का प्लेज किया गया। और इस तरह से आप अमेरिका में देखें, इसी दौरान, इसी पिछले दिनों में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया। तो इस और रिसेंट के दिनों में जो उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंशियल जेडी वेंस को नॉमिनेट किया है कि वो उनके कंपेनियन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे, और उन लोगों का जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है, इससे कैसे इसको रीड किया जाए, कैसे डिकोड किया जाए, इन दोनों चीज़ों को हम डिकोड करने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। और सबसे पहले इन दोनों घटनाओं को, जिस तरह से यूरोप में पूरी व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से अभी वहाँ पर यूरोपियन प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, इन सब चीज़ों को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि आखिर डिप्लोमेसी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। तो सबसे पहले जो समझना है, जो यूरोप के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कि हम ये जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप ब्रिटेन भी सिंपली कह सकते हैं, जब कंजर्वेटिव की सरकार थी तब ब्रेग्जिट हुआ, ब्रिटेन का एग्जिट हुआ यूरोपियन यूनियन से। आप ये जानते हैं बात। यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होने के बाद उसके पक्ष और विपक्ष के तर्क हैं। सरकारें गिरी, सरकारें बनी, नए प्रधानमंत्री बदले गए। हम उस पे नहीं जा रहे, उस डिटेल में नहीं जा रहे, वो अलग एक विषय है। लेकिन अल्टीमेटली ये फैसला हुआ, वहाँ की जनता ने ये फैसला किया, रेफरेंडम हुआ कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाए। ये एक अलग सवाल है कि उसके निकलने का फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, कैसे रहा। लेकिन ये सच्चाई है, ये फैक्ट है कि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का वो नहीं है, लेकिन कंट्री तो यूरोप का है। और वहाँ चुनाव जो हुआ, लगभग 14-15 साल के बाद वहाँ लेबर पार्टी की सरकार बनी है। और उससे उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ जिस तरह से मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म काम कर रहा था, हर चीज़ प्राइवेटाइज कर दिया गया, लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से वहाँ लोगों को प्रोमिस किया गया, जैसे एक एग्जांपल आप वाटर का लीजिए। वहाँ प्रोमिस ये किया गया कि वाटर का अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, उसको पूरी तरह से मार्केट के हवाले कर दिया जाए, तो इफ़िशियंसी आएगी, लोगों को सस्ता वाटर डिलीवर होगा, सस्ता वाटर मिलेगा। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ और लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको नेशनलाइज किया जाए। तो सवाल ये है कि जो अभी डोमिनेंट मॉडल है डेवलपमेंट का, जिसको हम कैपिटलिस्ट मॉडल, मार्केट इकोनॉमी मॉडल कहते हैं, या वाशिंगटन कंसेंसस के बेसिस पर जो नियो लिबरल एजेंडा है, नियो लिबरल एजेंडा का डेवलपमेंट मॉडल है, उसके माध्यम से जो प्रोमिसेस किए गए, क्या वो पूरा हुआ? तो क्या आइडियोलॉजिकल स्तर पर यूरोप में जो सत्ता परिवर्तन हो रहे हैं, दो मेजर कंट्री में जो सत्ता परिवर्तन हुए, क्या ये सत्ता परिवर्तन एक नए विकल्प की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, या कहना जल्दबाजी होगी?
कुछ लोगों का ये मत है कि कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो हर कीमत पर ये कोशिश करेंगे, जो लॉबी है उनका, जो मार्केट इकोनॉमी का जो लॉबी है, वो कोशिश करेगा कि पॉलिसी वही रहे नेशनल इंटरेस्ट का बात करके। फ्रांस में प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत बड़ा पावर है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाए। 3 पार्टियों का त्रिकोणीय सीट मिला है, किसी का फुल मेजोरिटी नहीं है। संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि किसी भी कीमत पर लेफ्ट कम्युनिस्टों को मैक्रोन, जो इमैनुअल मैक्रोन है, प्रेसिडेंट है जो फ्रांस के, वो सरकार नहीं बनने देंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से ब्रिटेन की लेबर सरकार बनी है ब्रिटेन में, उनके जो नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होगा, हम नाटो को सपोर्ट करेंगे, यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। तो क्या वो उस एजेंडा से, जो मार्केट इकोनॉमी का एजेंडा है, जो सिविल और मिलिट्री जो कोलैबोरेशन होता है लिबरलिज्म को और कैपिटलिज्म को, हेजिमनी को बढ़ाने के लिए, इंपीरियलिज्म को, मार्केट इंपीरियलिज्म को बढ़ाने के लिए, वो क्या गठजोड़ टूटेगा? इसकी संभावना कम दिख रही है। इसकी संभावना कम दिख रही, भले यूरोप में एक बदलाव का, एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन उसे बहुत उम्मीद करना जल्दबाजी हो सकता है। इधर वाशिंगटन डीसी में जो मीटिंग हुआ, जो वहाँ के प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने प्लेज किया है कि हम नाटो को सपोर्ट करेंगे, नाटो को मजबूत करेंगे, यूक्रेन की सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे, उसे नाटो का मेंबर बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि जो बाइडन की सरकार, उनका प्रेसिडेंसी आने वाले समय में जिस तरह से विचार आ रहे हैं, जिस तरह के एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं, उसे ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का फिर से वापसी होने जा रहा है। जिस तरह से अमेरिकन सोसाइटी पोलराइज हुई है ट्रंप के चारों तरफ, जिस तरह से इनके कैपेसिटी पर ही सवाल उठ रहा है, जो बाइडन के, जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उनको कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए हैं। और जिस तरह से लगातार ये बात उठाई जा रही है कि वो सक्षम नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनको चैलेंज करने में, जिस तरह से उन दोनों के बीच कंपटीशन हुआ, स्पीच हुआ, उसमें बाइडन पिटते हुए नजर आए, उन पे भारी पड़ते हुए दिखे डोनाल्ड ट्रंप। तो ये माना जा रहा है कि राइट ओरिएंटेड, राइट इंक्लाइंड पार्टी, जो रिपब्लिकन पार्टी है अमेरिका की, वो सत्ता में आने वाली है। और ये बार बार वो बोल रही है कि हम आते ही यूक्रेन और रशिया वार को खत्म करने का प्रयास करेंगे, हमें अपने ऊपर फोकस करना है। अमेरिका फर्स्ट की नीति की तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है, और जेडी वेंस, जिनको वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट उन्होंने नॉमिनेट किया, उन्होंने भी कहा है कि हम सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलेंगे। हमें अपने इंटरनल मामलों को देखना है, एम्प्लॉयमेंट के देखना है, इमिग्रेशन के इशू को देखना है। हम जो रिसोर्सेज इतना खर्च कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर पर, वो हमें कम करना है। तो ये जो शिफ्ट है अमेरिका में, राइट शिफ्ट, और आइडियोलॉजिकली देखें तो यूरोप में जो एक नया शिफ्ट हो रहा है, आइडियोलॉजिकल ये भी शिफ्ट है। ये किस तरफ जाएगा? या इन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट के बावजूद, या कोई आइडियोलॉजिकल शिफ्ट ऐसा हो ही नहीं रहा है। ये भी आर्गुमेंट आ रहा है कि क्या ये कुछ आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, या आइडियोलॉजी की बात ही समाप्त हो गई है। नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो क्या नेशनल इंटरेस्ट वैलिड होगा, क्या सही होगा? जो भी कंट्री है, जो नेशन है, उसके हित में फैसला अगर हम ले रहे हैं, तो क्या ये आइडियोलॉजिकल कुछ कमिटमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो आप यूरोप में भी देखें तो यूरोप में, ग्रीस में, जर्मनी में, इटली में, इन सबको देखना होगा। इतना आसान नहीं है इसको जनरलाइज करना।
कि जो नेशनल पॉलिसी है, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, जो फॉरेन पॉलिसी के द्वारा किया जा रहा है, वो इतना जल्दी चेंज हो जाएगा, या जो बिजनेस क्लास है, कॉरपोरेट सेक्टर है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो इतना जल्दी पॉलिसी को चेंज करने की इजाजत देगा? निश्चित तौर पर जो आइडियोलॉजिकल वहाँ चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। लेकिन अमेरिका में जो चल रहा है, जिस तरह के वहाँ की पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद वहाँ की सोसाइटी मोबिलाइज हो रही है, पोलराइज हो रही है, उससे यह साफ साफ पता चलता है कि जो यूक्रेन एंड रशिया वार है, उस रशिया वार में यूक्रेन को ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सपोर्ट नहीं करने जा रहा। इस बात को समझने की जरूरत है कि ये महज वॉर नहीं है, ये महज वॉर नहीं है, ये इंपीरियलिज्म का भी पार्ट है, ये इंपीरियलिज्म है, ये कॉलोनियलिज्म का एक नया अवतार है, ये समझना होगा। तो क्या अमेरिका इस पर बैक होगा? क्या अमेरिका की हेजेमनी टूटेगी, या अमेरिका अपना हेजेमनी छोड़ना चाहता है, या छोड़ेगा वो अपने इंटरनल इशू पे फोकस करेगा? ये कहना जल्दबाजी होगी, या नए तरीके से इंटरवीन करने की कोशिश करेगा, शांति की तरफ बढ़ेगा? तो क्या कहना ये उचित होगा कि अगर अमेरिका में राइट शिफ्ट होता है तो रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रहा है वो बंद हो सकता है, शांति की तरफ विश्व बढ़ सकता है, जबकि यूरोप में ये जो नए नए बदलाव हो रहे हैं, जो शिफ्ट हो रहे हैं आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल, वो सक्षम नहीं है इस युद्ध को रोकने में। और अमेरिका राइट पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट हो करके भी वो युद्ध रोक सकता है? क्या ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है? दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी जो रशिया जाते हैं, व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं, और जो समझौता होता है और उस पर जो रिएक्शन आता है वहाँ अमेरिका के जो भी डिप्लोमेट्स हैं, जो अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनका, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट आता है, उससे क्या पता चलता है? अगर सब कंट्री, जितनी भी देश हैं, या डेवलप्ड कंट्री हो, वेस्टर्न कंट्री, वो अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट से काम कर रही हैं, तो इंडिया भी तो करेगा ना। इंडिया भी ये देखेगा ना कि कंपैरेटिवली या कॉम्पिटिटिवली हमको कहाँ नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की जगह मिल पा रही है, हमारा स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी क्या है, ये तो देखना होगा ना। और इसी आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा डिप्लोमेसी कैसे होगा। बहुत रिएक्शनरी रिप्लाई आया है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो नाटोज के एलाई हैं, नाटो मेंबर्स हैं, इंडिया के प्रति। जब रशियन प्रेसिडेंट से इंडियन प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग हुआ, उसमें जो इन्होंने स्टैंड लिया कि भाई शांतिवादी तरीके से ही इसका निदान हो सकता है, और शायद इंडिया ये समझ रहा है इस बात को कि हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए, हमारा एवर ग्रीन एलाई कौन रहा है, हर परिस्थितियों में हमको साथ कौन दिया है, ये बात समझना होगा। और ये समझना होगा कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा कि कन्फ्लिक्ट के समय जब कन्फ्लिक्ट होता है, जब वॉर होता है, तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते भाई? कहने का मतलब यह है कि जब हमारा नेशनल इंटरेस्ट उससे प्रोटेक्ट हो रहा है, तो हम क्यों नहीं न्यूट्रल स्टैंड लें? हम क्यों एक पार्टी को या एक एलाई को, एक जो गठबंधन है उसको हम सपोर्ट करें? और जो अमेरिका कर रहा है, जो नाटो कर रहा है, उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? अब जानते हैं मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है। अमेरिका कभी भी अपने लैंड पर, अपने आसपास के देशों में ये कभी लड़ाई नहीं होने देता, वो दूसरे जगहों पर ये लड़ाई छेड़ता है। ये एक तरह का इंपीरियलिज्म है, नियो इंपीरियलिज्म है, नियो कॉलोनियलिज्म है। और हमने पहले वीडियो में आर्गुमेंट ये किया था
कि यूरोप पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो चुका है, या तो नाटो के माध्यम से। नाटो में सबसे इन्फ्लुएंस किसका चलता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और ये जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हो रहा है अमेरिका में, जो नवंबर में होने वाला है, अगर ट्रंप जीतते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए आप, यूरोप के बड़े बड़े कंट्रीज में, खास करके हम ब्रिटेन की बात करें और फ्रांस की बात करें, तो एक नया फोर्स उभर के सामने आ रहा है। लेकिन इटली में अलग हालात, वहां राइट विंग पार्टी की सरकार है, जॉर्जिया मेलोनी का नाम आप जानते हैं, और उधर राइट शिफ्ट हो रहा है अमेरिका में। और उन लोग का ये स्टैंड है कि हम पहले अमेरिका फर्स्ट की उस पर चलेंगे, हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हम रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं कर सकते, हमें इमिग्रेशन का इशू सॉल्व करना है, उस पर हम स्टैंड लेंगे, हम वॉर नहीं खींचना चाहते हैं। और माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सॉफ्ट रहते हैं व्लादिमीर पुतिन की तरफ, रशिया की तरफ, लेकिन चाइना की तरफ काफ़ी हार्ड रहते हैं, और उन्होंने ये इंडिकेट भी किया। तो दोस्तों, आने वाले समय में जो वैश्विक राजनीति है, ये जो पॉलिटिकल शिफ्ट हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं, ये हमें समझने और जानने की ज़रूरत पड़ेगी। ये आने वाले समय में इकोनॉमी का डायरेक्शन क्या होगा, पॉलिटिक्स का डायरेक्शन क्या होगा, डेवलपमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, वर्ल्ड का पॉलिटिक्स कैसा होगा, इजराइल और हमास में जो अभी भी वार चल रहा है उसका नतीजा क्या होगा, भारत पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कुछ नए चेंजेज होंगे। जिस तरह से इनइक्वालिटी बढ़ी है, इमिग्रेशन का इशू बढ़ा है, इन्वायरमेंट पूरी तरह से डैमेज होता जा रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ती जा रही है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो क्या वो फिर से परिस्थिति आएगी जब वो क्लाइमेट एग्रीमेंट से, जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता था उससे वो अमेरिका हटने का प्रयास करता था, फिर विड्रॉ करने का प्रयास करता था, क्या वो परिस्थिति फिर आने वाली है? तो इन सब घटनाओं पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये किसी कंट्री के हाथ में नहीं है और वो अकेले डिसाइड नहीं कर सकती। लेकिन अभी भी ये माना जाता है कि अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो थिएटर है उस पर उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा है, क्योंकि इकोनॉमिकली वो बहुत पावरफुल है, आज भी उसके सामने इकोनॉमिकली पॉलिटिकली आप देखें तो कोई खड़ा होने की कुवत नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता। तो आने वाले समय में जिस तरह का राजनीति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चल रहा है, जिस तरह का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, जिस तरह से अमेरिकन पोलराइज हुए हैं, और उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप विक्टोरियस साबित होते हैं, तो इसका नतीजा पूरे वर्ल्ड अफेयर पर क्या पड़ेगा, और उसमें इंडिया कैसे अपना पोजीशन इन्हांस करेगा। हमें अपना पोजीशन इन्हांस करना है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा, हमारा इकोनॉमी कैसे डेवलप होगा, हम कैसे और मजबूत हो सके और डेवलप्ड हो सकें, इन सारी बातों के बारे में आप भी सोचिए, हम भी सोचेंगे, हम लोग इस पर बातचीत करें, इस पर डिस्कशन करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के बीच शेयर करिए, सर्कुलेट करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।